परिचय तो हमारा कुछ ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, आप जैसे अनुभवी लोगों के आगे। ये हम यहाँ बैठे हैं किसके माध्यम से? सरपंच साहब का मकान है। जिले भाई ने बात की हुई है, आपने की है ना? हाँ जी, वो विकास के थ्रू विकास बोला मैं भाई पंजाब में हूँ, तो आप सरपंच साहब से बात कर लो, वहां जाके आप मीटिंग रखो गांव में। हाँ, गोविंदगढ़ है, तो मेरी मजबूरी हुई कोई, तो बोले मैं आनिस को, आप सरपंच साहब के पास जाओ, उनसे मिलो आप। तो जी सिसोदिया जी अपना परिचय देंगे, मैं अपना बता देता हूँ। मैं वीर सिंह हूँ जी, गांव खराजपुर, जिला करनाल। हम जनता सरकार मोर्चा में कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं समाज का, जो करना हमें जरूरी लगा, इसलिए हम इस काम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। गांव गांव जा करके, गली गली जा करके, जहां भी हमें समय या मौका मिलता है, 2 भाई बैठे हों, 4 बैठे हों, बात बताने का। क्योंकि ये जो प्रोसेस है, ये है बीज डालने का, बीज रोपण का। तो हम ये जो जागरण का बीज है उसको डाल रहे हैं अभी। तो इसी काम को निरंतर हम आगे प्रयासरत हैं। और हमारा गांव है खराजपुर, जिला करनाल, और छोटे से कार्यकर्ता हैं जनता सरकार मोर्चा के। और आप लोगों के बीच में आपसे चर्चा करने आए हैं। जो हम चर्चाएं कर रहे थे, वो पानी से बात शुरू हुई थी, तो ये पानी इस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं जैसा हमने चर्चा की। तो उसमें सारी चीजें आगे बढ़ती गई, वो डॉट डॉट मिलते गए आगे, तो समझ में आता गया, है ना जी? लीजिए लीजिए मेरा नाम वीरेंद्र सिसोदिया है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से मैं रहता हूँ और जनता सरकार मोर्चे में पिछले 2022 से लगे हुए हैं। जनता सरकार मोर्चा से पहले राजीव दीक्षित जी का आपने नाम सुना हो। राजीव दीक्षित जी से जुड़े हुए थे, तो स्वदेशी उनका वो था, भारत को भारतीयता के आधार पर फिर से खड़ा करना, ये राजीव दीक्षित का जी का मिशन था। तो उस पर हम काम कर रहे थे। तो 2022 में डॉक्टर साहब, या बल्कि 19 में जब ये लॉकडाउन ये लगा, कोरोना आया और फिर लॉकडाउन लगा, तो इन्होंने, डॉक्टर साहब ने जो है, मैं तो ये कहूँगा उस टाइम जो श्रेय जाता है लॉकडाउन खुलवाने का, तो डॉक्टर देवेंद्र भल्ला को जाता है, क्योंकि इन्होंने चंडीगढ़ में वो लॉकडाउन तोड़ा, मास्क का विरोध किया, बिना मास्क के निकले थे, और 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, वो सारे मिथक को तोड़ दिया। भले इनको जेल जाना पड़ा, जान की बाजी लगा करके, उस टाइम कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि जो भी एक बार चला गया ना इनको लपेटे में, वो सफेद चादर में लिपट करके आता था, वो कुछ भी कर सकते थे। तो हमको लगा कि राजीव दीक्षित जी के, ये व्यक्ति जब जनता सरकार मोर्चे का गठन किया, तो उसके जो मुद्दे हैं जनता सरकार मोर्चे के, जल, जंगल, जमीन और जानवर, इन 4 चीजों पर निर्णय लेने का अधिकार वो लोकल लोगों का हो, गांव का। सरकार या मतलब कोई एजेंसी, कोई कंपनी उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। लोकल लोग, गांव के जल, जंगल, जमीन और जानवर, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये अधिकार गांव के लोगों को मिलना चाहिए। दूसरा, रोटी बेटी माटी का सम्मान, क्योंकि हमारे यहाँ रोटी बेटी और माटी ये बिकने की चीज, बिजनेस की, व्यापार की चीज वो नहीं होती है भारतीय संस्कृति में। आज ये इनका व्यापारीकरण पूरा, तो रोटी बेटी माटी, इनका सम्मान वापस जो है वो दिलाना, और व्यवस्था जो है वो खेत खेड़ा खाद की जो व्यवस्था हमारी थी, उस व्यवस्था को पुनः वो स्थापित करना। और तीसरा जो बड़ा मुद्दा, कि शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, कृषि, राजनीति और धर्म, इससे पूंजीवाद को अलग करना। ये, और जो एक मुद्दा और है कि भारत को पूरी तरह कर्ज में लपेट दिया गया है, कर्जे में। तो भारत को या भारत के लोगों को कर्ज मुक्त कराना, एक ये बड़ा महत्वपूर्ण और जरूरी वो मुद्दा है जनता सरकार मोर्चे का।
और इन सारे मुद्दों को मिला करके जो मूल है वो है संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन। क्योंकि देश जो चल रहा है वो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए 1860 के कानूनों के आधार पर चल रहा है। ये जो सिविल सर्विस एक्ट है 1860 का है, टैक्सेशन सिस्टम सब 1860 का है, आईपीसी पुलिस इंडियन पुलिस एक्ट वो 1860 का है, सीपीसी सीआरपीएफ सब 1860 के हैं। उन्हीं के आधार पर देश आज भी वो चल रहा है। और स्वतंत्रता, अपने तंत्र में जीना, इसको स्वतंत्रता कहते हैं। तंत्र जो है वो उन्हीं का है जो अंग्रेजों ने लूटकर भारत को गुलाम बनाने के लिए बनाया था। तो उस से अपना तंत्र बनाना, भारत को भारतीयता के आधार पर फिर से खड़ा करना, ये संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन का अभियान जनता सरकार मोर्चा का है। और इसके लिए चूंकि समस्या बड़ी है तो ज्यादा लोगों को बोलने की जरूरत है। इसमें जनता सरकार मोर्चा का कोई चीफ नहीं है, कोई पद नहीं है, कोई इसमें पदाधिकारी नहीं है, सब इक्वल है। कोई लीडर नहीं है जनता सरकार मोर्चा में। ये दुनिया का पहला ऐसा संगठन है सामाजिक जिसमें कोई सीनियर जूनियर वो नहीं है। मुझे किसी विशेष क्षेत्र में अगर जानकारी है और मैं उस क्षेत्र में कोई इवेंट चलाना चाहता हूं और मैं उस विषय को जनता सरकार मोर्चा कार्यकर्ता के बीच में रखना चाहता हूं, अगर वो सहमत है तो उसको लीड मैं करूंगा। सब कार्यकर्ता फिर मेरे अंडर काम करेंगे, क्योंकि उस इवेंट का लीडर सबने मिलकर के मुझे चुने। तो इवेंट का लीडर बनाया जाता है। शिक्षा पे कोई शिक्षा का स्पेशलिस्ट है, कोई चिकित्सा का है, कोई कृषि से जुड़ा हुआ अपना विषय है, कोई न्याय से जुड़ा हुआ है। अलग अलग जो समाज के मुद्दे हैं तो उन मुद्दों पर जिसकी जो पकड़ है उस पर अगर कोई इवेंट चलेगा तो वो। और इस संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन में मॉडल के रूप में हरियाणा को पहला जो है वो टारगेट पर लिया है कि भाई हरियाणा छोटा राज्य है, देश की राजधानी से लगा हुआ है और ये कवर किया जा सकता है। कवर का मतलब है भारत का एक भी गांव और उस गांव का एक भी परिवार वो छूटना नहीं है। मतलब इसमें जो है हर परिवार तक वो बात वो जानी चाहिए कि भाई हमारे साथ क्या षड्यंत्र हो रहे हैं, हमको किस तरह कंट्रोल वो किया जा रहा है। और कंट्रोल भी इस कदर है कि आज की स्थिति ये है कि अगर 2 दिन के लिए बिजली चली जाए तो गांव में पीने के लिए पानी नहीं है, बिजली गांव के पास है नहीं, खेती करना तो बहुत दूर की बात है। बिजली जाने पे ही सारा मामला वो बैठ जाएगा, क्योंकि जोड़ खत्म हो गई हैं और कुआं जो है वो खत्म हो गए हैं। बिजली हमारे गांव के पास है नहीं, डीजल हमारे पास है नहीं किसी गांव के पास, बीज किसी गांव के पास नहीं है फसल का, सब कंपनियों के पास है। पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं, गैस नहीं, ये किसी गांव के पास वो नहीं है। तो हम पूरी तरह एक तरह से कंट्रोल, ये जो इंटरनेट है ये भी किसी गांव के पास नहीं है। तो हमारे जो अपने संसाधन थे वो धीरे धीरे अनुपयोगी हो गए और वो खत्म हो गए। हमारे अपने संसाधन जो लोकल थे, और हमको सुविधा, आधुनिकता और जीवन को सहज सरल बनाने के नाम पर जो हमको संसाधन दिए गए वो किसी और के हाथ में है, वो हमारे हाथ में वो है नहीं। अब उसने अगर अपना हाथ रोक लिया तो हमारा क्या होना है, ये बात समझ से परे है। हर भारत का किसान अपने घर में 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का राशन रखता था, क्योंकि उत्पादन करता था। तो इतना तो पहले अपने घर में, गांव में वो 2 साल का राशन होना चाहिए। अब इन्होंने लॉकडाउन लगा करके और पीछे करके वो मुफ्त में राशन देना शुरू किया। अब लोगों ने घर में राशन भी रखना वो बंद कर दिया है। डीजल बंद हो गया तो सरकार को तो ये ही कहना है कि जब डीजल ही नहीं आ रहा, पेट्रोल नहीं है, राशन पहुंचाए कैसे? तो राशन डीलरों पर आएगा नहीं, घर में है नहीं, गैस वो सब कुछ राशन गैस पर बनता है। अभी ये खबर अखबार में आ रही थी कि जिस घर में गैस का कनेक्शन है और चूल्हा चलता है, अगर चूल्हा चलता मिला तो गैस का कनेक्शन वो खत्म कर दिया जाएगा। ये अखबार में, ये पेपर में आई है। मतलब पूरी तरह कंट्रोल। गांव हमारे आत्मनिर्भर होते थे। भारत का मतलब भारत की जो है इकाई वो गांव है। गांव नहीं है तो भारत का कोई मतलब नहीं है।
और गांव हमेशा से ही उत्पादक रहे हैं, उत्पादन करने वाले, और शहर जो है वो उपभोक्ताओं का है, मतलब उपभोग होता है। गांव से जाएगा तो वो खाएंगे, गांव में ने रोक दिया तो वो खत्म। अब हम भी, इस कंपनी राज ने हमको भी उपभोक्ता बना दिया गया। अभी मैं देख रहा हूं, मुझे खूब याद है, ये जो हरियाणा के जमुना से लगे हुए जितने भी जिले हैं ना, ये जमुना पार करके हमारे यहाँ जाते थे यूपी में। एक लौंडिया हमें दे दो, ये खूब, एक लड़की हमें दे दो, रिश्ते ना हो रहे। ये स्थिति हमारे सामने खूब, गुड़गांवा, ये इधर, ये सहारनपुर से लगे हुए जिले, ये सारे जो है वहां से। और अब हम देख रहे हैं हरियाणा, तो हर घर में एसी है, बैठने की सीट लैट्रिन में मिलेगी, मतलब सब कुछ ऐसा उपभोक्ता बन गए हैं हम। सब कुछ, अब सुबह उठते ही लैट्रिन में जाते हैं। अब लैट्रिन में देखो, सीट कंपनी की है, वायर कंपनी की है, लाइट कंपनी की है, टोटी कंपनी की है, मग्गा कंपनी का, सब कुछ कंपनी का है। हम रात दिन कमा रहे हैं 2-3 कामों के लिए। नंबर 1, बच्चों की शिक्षा, कुछ कमाई तो हमारी वहां चली जाती है, और उस शिक्षा का कोई जीवन में मतलब नहीं है। अगर नौकरी लग गई किसी कंपनी वंपनी में तो ठीक है, नहीं लगी तो फिर वो जीवन में उस शिक्षा का कोई उपयोग वो नहीं है। जितनी भी चीज, आप किचन में चले जाओ, सब कंपनी की, सब कुछ कंपनी का है। तो ये स्थिति हमारे घरों में वो हो गई है। अभी उन्होंने बताया कि पानी कैसे बिगाड़ा गया, मतलब सब कुछ हम डिपेंड हो गए हैं। अब यहाँ की तो पता नहीं, मेरे गांव में यूपी में चाय बाजार से आती है बिकने के लिए पैकेटों में, दूध, पनीर, ये सब। और स्थिति ये है, अब भारत के किसी गांव में चले जाओ, किसी गली में चले जाओ, बाहर एक अमेरिका की कंपनी आकर के उनने कोल्ड ड्रिंक पहुंचा दी, हर गली मोहल्ले में पहुंचा दी, और भारत सरकार वो पानी नहीं दे पाई ठीक से। तो इसका कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र, कोई काम ऐसा है, या तो भारत 1947 में आजाद नहीं हुआ, स्वतंत्र नहीं हुआ, सत्ता का हस्तांतरण हुआ। अब प्रधान जी बैठे हैं, अब ये तो गांव के हैं, इनसे ज्यादा हमदर्दी इस गांव के प्रति होगी किसी को? लेकिन इनके साथ ये को जोड़ दिया सरकार ने, पंचायत सेक्रेटरी। गांव के लिए योजना कौन बनाता? आप गांव में जो सरपंच हैं वो अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं कर सकते, कुछ चीजें हैं जो, लेकिन योजना वहां से आएंगी, ये पैसा इसमें लगेगा, ये इसमें लगेगा, उसकी जरूरत हो या ना हो, ये उनको लगेगा। और अगर इस सिस्टम को हम तोड़ दें, बाहर का आदमी, सेक्रेटरी बाहर का, पटवारी बाहर का, कानूगो बाहर का, नायब तहसीलदार बाहर का, तहसीलदार बाहर का, एसडीएम बाहर का, डीएम बाहर का, तहसील से चले जाओ, इधर उसके जो ब्लॉक है, विकास खंड, उसकी तरफ से चले जाओ, सब बाहर के लोगों पर हम डिपेंड हैं। मास्टर बाहर के, सब कुछ गांव मेरा। इस गांव का व्यक्ति पढ़ाने जाएगा दूसरे गांव में, इस गांव का व्यक्ति पटवारगिरी करने जाएगा बाहर, इस गांव का सेक्रेटरी होगा बाहर, और बाहर का आएगा वो यहाँ। और प्रधान जी को बहुत अच्छे से, सरपंच साहब को पता होगी, गांव बिकते हैं, थाने बिकते हैं, सब कुछ बिकता है। अगर इसको चेन को, पहले पैसा यहां से जाएगा ऊपर, फिर ऊपर से आएगा वो नीचे, पहले तो इधर से जाते हुए लुटेगा, फिर ऊपर से आते हुए लुटेगा। और ये जो सारा सिस्टम है, इसके मूल में एक ही चीज है कि जो देश का असली मालिक है, असली मालिक, उसको ये एहसास कराना है कि तुम आश्रित हो सरकारों पर, तुम डिपेंड हो, तुम मालिक नहीं हो। इसलिए उसको, मालिक को हर चीज सरकार के पास मुफ्त देने को तो है। मिड डे मील ले लो मुफ्त, किताब बच्चों की ले लो मुफ्त, इलाज, वो जो बच्चे जो अस्पतालों में वहीं आएगी, वो फोन कर दो एक, तो गाड़ी एम्बुलेंस आएगी, वो लेके जाएगी, बच्चे पैदा, और पैसा भी देते हैं उसमें, सरकार पैसा भी देती है।
वृद्धा पेंशन देती है, विधवा पेंशन देती है, सब कुछ देती है। सरकार मुफ्त में सब कुछ देने को तैयार है। लेकिन किसान ये कहे हमें एमएसपी दे दो, एमएसपी नहीं मिलेगी। और एमएसपी तय कौन करता है? वो सरकार करती है। एमएसपी नहीं मिलेगी। क्यों? कि आपको एहसास कराना है, आभास कराना है कि हम सरकारों पर आश्रित हैं। और सही मायने में देखो, सरकार और प्रशासन, ये जितना भी सिस्टम है, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, सारे डिपेंड हैं, सारे आश्रित हैं हमारे ऊपर। कर दिया इन्होंने उल्टा, सब उल्टा कर दिया सिस्टम। हमारे ऊपर आश्रित है सब, हम देंगे। और इन्होंने मतलब जो जिनका रोटी की व्यवस्था हम करते हो, पेंशन की, वेतन की, टीए, डीए, मोबाइल, कपड़े, रहने के लिए मकान, बिल्डिंग, सब कुछ हमने कर रखा है। और हमको ऐसा करा दिया कि हम आश्रित हैं सरकारों पर, जबकि सरकार आश्रित है हमारे ऊपर। आवाज ऐसे जैसे हम ही अपराधी भी हम ही है, सारी अव्यवस्थाओं के जिम्मेदार भी हम ही है, मतलब सब कुछ हम ही है। सब कुछ सिस्टम पूरा वो इन्होंने वो तोड़ दिया है। अब एक चीज और कर दी है। 1947 में जब अंग्रेजों ने भारत को पूरी तरह लूट लिया, कंगाल कर करके गए थे वो भारत को, लेकिन उसके बाद भी कर्जा नहीं था भारत के ऊपर। आज जब 1947 में हमारी सरकारें बन गई, देश आजाद हो गया, हम स्वतंत्र हो गए, तो वो जो कंगाल करके गए थे वो आबाद होने चाहिए थे हम। और आबाद की बजाय हुआ क्या? हो गए कर्जदार। सबकी तो जमीन है बैंकों में, सब कर्जदार है। गांव का हर परिवार कर्ज में है, पूरा गांव कर्ज में है, हर नगर पंचायत कर्ज में है, नगर पालिका कर्जे में है, महानगर पालिका कर्जे में है, राज्य सरकार कर्जे में है, केंद्र सरकार कर्जे में है, सब कर्जे में है। ऐसा हो कैसे सकता है? और किसके कर्जे में है? बैंक के। बैंक क्या है? 1 इंच जमीन नहीं है बैंक के पास, बिल्डिंग किराए की है, जनरेटर किराए का है, कंप्यूटर किराए के हैं, आदमी किराए के हैं। और हमारे पास रहीम का एक दोहा है, गौधन, गजधन, वाजधन और रतनधन खान। गाय धन हमारे पास है, गज माने हाथी हमारे पास है, वाज माने घोड़ा हमारे पास है या था, और रत्नों की खान। अनाज कहाँ पैदा होता है? भूमि पर। सब्जी कहाँ पैदा होती है? ये फल कहाँ पैदा होते हैं? पानी कहाँ निकलता है? सोना कहाँ निकलता है? चांदी, लोहा, कोयला, इस्पात, सारे खनिज पदार्थ, गैस, डीजल, पेट्रोल, सब कुछ भूमि से निकलता है। और वो भूमि हमारे पास, हम कर्जे में हैं। और जिसके पास कुछ नहीं है वो कर्जा दे रहा है हमको। और ये बात हमारी समझ में नहीं आती। जिस तरह ये सरकारें ये एहसास करा रही हैं तुम मालिक नहीं हो, तुम हमारे आश्रित हो, हम ना हो तो। और कुछ लोग भी कहने लगे अगर मोदी ना हो तो लोग भूखे मर जा, अगर मोदी ना होता तो कोरोना काल में लाशों के अंबार लग जाते। ये हम ही बोलते हैं। और किसी एक पार्टी की बात नहीं है। जब कोरोना लॉकडाउन लगा देश में तो भारत के अंदर हर पार्टी की सरकार थी। जहां 500 रुपए जुर्माना हो रहा था उसमें लॉकडाउन तोड़ने पर, जब दिल्ली में 2000 था, उसमें 2000। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, बंगाल में उसकी ममता की सरकार थी, महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार थी। मतलब सारी राजनीतिक पार्टियों की सरकार थी उस टाइम। एक ने भी जनता के हित में कि भाई ये हो क्या रहा है, क्यों कर रहे हो, क्यों तुम ये कर रहे हो, कोई पार्टी नहीं बोली। क्यों? कि वो जो राजनेता है, जो भी एमएलए हो, एमपी हो, हमारा उनमें कोई प्रतिनिधि नहीं है। पार्टी टिकट देती है, टिकट दे के भेजती है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। इसे चुन लो, भाजपा के को चुन लो, कांग्रेस के को चुन लो, सपा को चुन लो, बस फलाने को इनेलो को चुन लो, उसको चुन लो, इसके अलावा कुछ है नहीं उनमें से हमारे पास चुनने के। लेकिन वो टिकट उन्होंने दिए हैं तो जवाबदेही किसके प्रति है उनकी? पार्टी के प्रति। और पार्टी की जवाबदेही किसके प्रति है?
पार्टी की जो जवाबदेही जिनके प्रति है, जो पार्टी को फंडिंग करता है। फंडिंग करते हैं व्यापारी और बाजार, वो फंडिंग करते हैं उनके लिए, वो प्रचार करते हैं उनके लिए, सारी मीडिया उनके लिए उपलब्ध कराते हैं और ईवीएम की व्यवस्था कराते हैं सारे, तो वो उनके लिए जवाब करती है। इसलिए इस देश में जो भी सरकार है, जो भी कानून लेकर आती है जिस वर्ग के लिए भी, वही वर्ग विरोध में खड़ा मिलेगा। 3 कृषि कानून है, किसानों के हित में है जी। पूरा किसान 13 महीने बैठा रहा है दिल्ली। भाई जब किसानों के हित में लाए हो और तुम जनता के हित में कानून बना रहे हो, तो जिसके लिए बनाओ हो वही विरोध में कैसे आता? इसका मतलब तुम कानून बना रहे हो कंपनियों के लिए, तुम कानून बना रहे हो व्यापारियों के लिए, क्योंकि वही तुम्हारे लिए व्यवस्था करते हैं। तो ना तो हमारा कोई प्रतिनिधि है। इसलिए जनता सरकार मोर्चा वो कहता है कि भाई कब तक अपनी व्यवस्था को अपने आप संभालो। और वो व्यवस्था है हमारे पास, 2 सबसे बड़ी ताकत है। एक ताकत है आर्थिक और दूसरी ताकत है सामाजिक। आर्थिक ताकत हमारी निहित है हमारी मुद्रा में, हमारी जो करेंसी है, और दूसरी ताकत है सामाजिक ताकत, वो है हमारी ग्राम सभा में, ना कि ग्राम पंचायत। वो ग्राम सभा है। ग्राम पंचायत जो होती है उसको ताकत कहां से मिलती है? ग्राम सभा से। क्षेत्र पंचायत को ताकत कहां से मिलती है? ग्राम सभा से। जिला पंचायत को ताकत कहां से मिलती है? ग्राम सभा से। विधानसभा को ताकत मिलती है ग्राम सभा से। लोकसभा को ताकत मिलती है ग्राम सभा से। सुप्रीम कोर्ट को ताकत मिलती है ग्राम सभा से। इसलिए भारत के संविधान में भी और सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है कि सबसे बड़ी सभा वो ग्राम सभा है। इसलिए ग्राम सभा अपनी पावर को समझे और सारी व्यवस्था को अपने हाथ में ले। जैसे ही ग्राम सभा अस्तित्व में आ जाएगी और भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें 2 ही चीज नहीं पढ़ाई जाती, जो सबसे बड़ी ताकत हमको हमारे पास है, एक ग्राम सभा और दूसरी हमारी मुद्रा। ये 2 चीजें हमारा आमना सामना होता है। डीएम को नहीं पता मुद्रा क्या है, किसी डीएम को नहीं पता, वकीलों को नहीं पता मुद्रा क्या है भारत की, जजों को नहीं पता मुद्रा क्या है, भारत के जजों को नहीं पता, बैंक मैनेजर को नहीं पता, बैंक का जो वो है जनरल मैनेजर उसको नहीं पता, जो बैंकों में बैठे हैं उनको नहीं पता मुद्रा क्या है, पुलिस वालों को नहीं पता मुद्रा क्या है, और ग्राम सभा की नहीं पता। ग्राम सभा हमारी और हमको पता नहीं ग्राम सभा क्या है। इतनी बड़ी पावर ग्राम सभा के पास है, तो हमको अपनी ग्राम सभा संभालनी पड़ेगी और हमको अपनी मुद्रा संभालनी पड़ेगी। ये 2 चीज संभाल लो, ये घुटनों पर आ जाएंगे। अपनी व्यवस्था अपने आप। एक आदमी क्या, मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हूं, और वो पूरे देश को संभालने की बात कर रहा है 140 करोड़ लोगों को, और हम पे गांव में कितनी आबादी है? तो गांव में मतलब 8-10 लड़के मिलकर के गांव की व्यवस्था नहीं संभाल सकते, और उन 8-10 लड़के जो गांव की व्यवस्था संभालेंगे उनको गांव नहीं संभाल सकता। जब हम इन्हें चुका रहे हैं इतने दिन से, तो 8-10 लड़के उनको ट्रेनिंग दे करके कि तुम्हें क्या करना, गांव होता क्या है, गांव किसको कहते हैं, सेल्फ डिपेंड, बिल्कुल आत्मनिर्भर जो होता है वो गांव होता है, उसको गांव कहते हैं। अब गांव पूरी तरह डिपेंड, अभी मैंने बताया बिजली, केवल एक ही बात है, बिजली काट दो गांव की, प्यासा मर जाएगा गांव। तो ये कैसा गांव? तो ये जो स्थिति है ये होगी समझ से। ना समझी ही हमारी समस्या का वो कारण है, और समझ ही उसका समाधान है। और जो भी गांव का व्यक्ति उसका हिस्सा नहीं बनता समाधान का, फिर वही समस्या है, वही ही व्यक्ति समस्या है जो समाधान में अपनी भूमिका नहीं निभाता। उसके लिए चाहिए ट्रेंड, और उस ट्रेंड के लिए जनता सरकार मोर्चा की 60वीं ट्रेनिंग वो जुलाना में, जिला जींद में 14, 15, 16 जून को होने जा रही है। बहुत बड़ी निर्णायक ट्रेनिंग होने जा रही है, क्योंकि वहां रणनीति यह है कि वो हरियाणा में 7000 गांव हैं और हर गांव में जाना है।
तो वहाँ जो ट्रेनिंग है ये लगभग जो टारगेट है अपना वो 2000 से ऊपर के कार्यकर्ताओं का है। 7000 गांव हैं। एक कार्यकर्ता को ट्रेंड करके अगर 10 गांव दिए जाएं तो 10 दिन में पूरा हरियाणा वो कवर हो जाएगा। हर गांव में हम जा सकते हैं। अगर हो गए 1400 तो 5 आएंगे, हो गए निकल गए उसमें से, मतलब ट्रेनिंग तो होगी, ट्रेनिंग में तो उसमें तो रहेंगे तो 2500 के करीब कार्यकर्ता, लेकिन कितने निकलेंगे उसमें से जो हर गांव जा सकते हो। और इस बात को अपना लेकर के, और 13 केवल मात्र 13 कार्यकर्ता, 13 जनता सरकार मोर्चा के, ये उनको संत भी कह सकते हैं, 13 जिंदा शहीद भी कह सकते हैं। मतलब वो 13 चाहिए एक गांव के लिए, गांव की व्यवस्था बदल जाएगी। क्योंकि जो मुद्दे हैं ना वो 13 ही है। 13 ही है, 13 वो संभालने हैं। जल, जंगल, जमीन और जानवर, 4 हो गए। रोटी, बेटी, माटी का सम्मान, खेत, खेड़ा, खाप। अब इसमें जैसे जल, जंगल, जमीन और जानवर, तो ये खेती से जुड़ा मुद्दा यहां भी आ गया। रोटी, बेटी, माटी वो यहां भी आ गई। खेत, खेड़ा, खाप, खेत आ गया, वो भी उसमें आ गया। और शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, कृषि, राजनीति और धर्म, 6 ये मुद्दे, तो इसमें कृषि भी है, वो भी उसमें आ गई। तो ये 13 बैठते हैं। तो 13 एक गांव के 13 युवा, उनको ट्रेनिंग दी जाए अलग अलग क्षेत्र की। मैं तुमको खेती, तुमको चिकित्सा, गांव की, एक भी पैसा इन चीजों पर गांव का खर्च नहीं होगा। उनको घर बैठे शिक्षा मिलेगी, और ऐसी शिक्षा की गारंटी जो 100% रोजगार की गारंटी, ऐसी शिक्षा व्यवस्था, ऐसी चिकित्सा व्यवस्था। चिकित्सा व्यवस्था ये नहीं अस्पताल पर अस्पताल खोल दो डॉक्टर, चिकित्सा ऐसी कि कोई बीमारी ना हो, ये व्यवस्था हमको गांव को देनी है। और यही थी हमारी। जिस तरह पुलिस का काम शुरू होता है जब अपराध हो जाता है, जब काम पुलिस का शुरू होता है, इसी तरह एलोपैथी का काम कब शुरू होता है? जब बीमार हो जाता है आदमी। लेकिन आयुर्वेद का जो हमारी अपनी जीवन शैली, अपनी चिकित्सा है, वो होती है कि कोई बीमार ही ना हो। रसोई में ही हमारी इतनी जो है वो औषधियां होती हैं कि उन्हीं के माध्यम से पूरा परिवार स्वस्थ रहे। अब एक तरफ तो खेती को रासायनिक और कीटनाशक उसके नाम पर करा करके वहां लूट होती है, और पूरी फसल को जहरीला वो बनाया जाता है। और उसका जो खेती में जितने प्रोडक्ट पड़ते हैं रासायनिक और कीटनाशक, उनका एक ही मालिक है पूरी दुनिया का, और उसका नाम है रॉकफेलर फाउंडेशन, इजराइल का है। और उसके बाद लोग जब उसको खाते हैं तो बीमार होते हैं। तो ये जो ड्रग्स, मतलब पूरी ये एलोपैथी चिकित्सा ये पूरा खड़ा है, इसका एक ही मालिक है, रॉकफेलर फाउंडेशन। पहले बीमार करना, उसके नाम पर लूटना, और फिर इलाज के नाम पर, वो भी रॉकफेलर फाउंडेशन है। पूरी दुनिया की जो करेंसी है, पूरी दुनिया की मुद्रा, पूरी दुनिया, उसका कंट्रोल एक ही परिवार के पास है, उसका नाम है रॉकचाइल्ड, वो भी इजराइल का है। और पूरी दुनिया में जो तकनीक चल रही है, चाहे वो खेती की तकनीक हो या शिक्षा की, मतलब कोई भी तकनीक है, जो भी तकनीक जिसमें लग रही है, उसका भी वो भी एक ही जगह से संचालित है। उसका नाम है ब्लैक रॉक। उसका एक ही जो, क्या नाम है उसका, बिल गेट्स, उसका जो है वो पूरी दुनिया में वो उसका कुछ संचालन है। जितने भी विंडोज, जितने सॉफ्टवेयर हैं, वो पूरा का पूरा जो टेक्नोलॉजी है वो बिल गेट्स की है, और वो माइक्रोसॉफ्ट पे चलती है, और माइक्रोसॉफ्ट जो है वो बिल गेट्स की है। जिस दिन ये सीबीडीसी लेकर के आएंगे और हमारे फोन में या हमारे उसमें डिजिट पड़े होंगे, मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपए की डिजिट, मतलब 1 करोड़ डिजिट पड़े हुए हैं, और उधर से माइक्रोसॉफ्ट ने अपना सिस्टम शुरू कर दिया, बटन दबा दिया। जैसे अभी सब लोगों के फोन में मैसेज आएगा हाई अलर्ट का, और सावधान, कुछ ऐसी चीजें दिखी जाएंगी उसमें रेड इंडिकेशन के साथ, वो मतलब बीप आई है उसमें। तो इसका मतलब ये है कि पूरा मोबाइल सिस्टम जो भी टेक्नोलॉजी का है, सॉफ्टवेयर वाला, इंटरनेट से माध्यम से, उस पूरा का पूरा उनके पास कंट्रोल है। तो उस दिन वो कंट्रोल, जिस दिन वो अपना काम शुरू करेंगे, तो एक बटन तो बना है। जैसे अभी इसका एक जीता जागता उदाहरण देंगे, फिर सिसोदिया जी कंटिन्यू करेंगे इस चर्चा को। अभी स्मार्ट मीटर लगे हैं हरियाणा में बहुत सारे क्षेत्र में, शायद यहाँ पे नहीं लगे हैं अभी, कितने नहीं लगे ना? नहीं, जहाँ पर स्मार्ट मीटर लग गए हैं
उनका बिजली का बिल बढ़ते ही मीटर में बिजली रहती है लेकिन बिजली सप्लाई कट हो जाती है। कैसी हुई? वो चंडीगढ़ में बैठे बैठे वहां पे मोहाली में वो वहां पे बटन दबा देते हैं कि इसका ओवर हो गया, बिल ज्यादा हो गया, अब इसका बंद कर दो। बिजली मतलब टावर उस पे जो पोल है उस पे लाइट है, मीटर के अंदर लाइट है, लेकिन सप्लाई चालू वो तो मोबाइल की तरह कर दिया ना उन्होंने सिस्टम। हाँ वो रिचार्ज है, रिचार्ज खत्म, वो बात तो इसी तरीके से वो हमारी सीबीडीसी को किस टाइम कंट्रोल करके बंद कर देंगे तो मालूम ही नहीं है हमें। तो ये सारा सारा कंट्रोल का सिस्टम चल रहा है। तो आगे कंटिन्यू कीजिए। अब हम आते हैं मुद्रा पे। भारत की जो मुद्रा है, जो करेंसी है, वो है रुपया। अब रुपया किसको कहेंगे, ये बड़ा प्रश्न है। रुपया क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। अरे सवाल खड़ा कर दिया देश के प्रधानमंत्री ने। जिस रुपए के बदले में, जिस रुपए पानी पिया अभी, जिस रुपए के बदले में या नोट, बैंक नोट जो है, इसके बदले में हमारा अनाज जा रहा हो, हमारा गन्ना जा रहा हो, हमारा बाजरा जा रहा हो, हमारा चना जा रहा हो, हमारा चावल जा रहे हो, हमारा सब्जी जा रही हो, फसल जा रही हो, तो वो जो जा रही है वो किसके बदले में जा रही है? हमको क्या मिल रहा है उसके बदले? नोट मिल रहा है, बैंक नोट। और उस बैंक नोट को हमको ये भ्रम पैदा कर दिया कि ये रुपया है, जबकि वो जो बैंक नोट है वो रुपया नहीं है। वो बहुत बड़ा धोखा है। हमारे मेहनत के बदले में, हमारे उत्पादन के बदले में जो हमको नोट थमाया जा रहा है वो रुपया नहीं है, रुपये के नाम पर दिया जा रहा है, उस नोट पर ही लिखा है। ये बात उस नोट पर ही लिखा है कि रुपया नहीं है। हर नोट पर वचन लिखा हुआ है गवर्नर का, मैं धारक को 2 रुपए, मैं धारक को 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए अदा करने का वचन दे रहा हूं। वो वचन पत्र है गवर्नर का, और उस वचन का ये मतलब है कि इस वचन पत्र को जो भी लेकर के आएगा मेरे ऑफिस में, इसके बदले में मैं रुपया दूंगा, ये वचन है। तो जितने रुपए का नोट है वो उतने रुपए हमको वो बैंक गवर्नर के वचन के अनुसार देने के लिए बाध्य है। अब बात आती है, अब इसका प्रमाण ये है, 8 नवंबर 2016 का देश के प्रधानमंत्री का राष्ट्र को संबोधित एक भाषण है। वो भाषण में प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि बड़े नोट से काला धन बढ़ता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है और आतंकवाद बढ़ता है। और ये बात उस भाषण में यूट्यूब पर पड़ा है, 3 बार दोहराई है। इसलिए आज रात को 12 बजे के बाद 500 का और 1000 का करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेगा, वो रुपए का लीगल टेंडर है, जो उस दिन एक ही झटके में वो लीगल टेंडर खत्म कर दिया। और कहा क्या, बड़े नोट के कारण आतंकवाद, भ्रष्टाचार और कालाधन बढ़ता है, इसलिए बड़े नोट बंद हो रहे हैं। अब 140 करोड़ लोगों को संबोधित किया और अगले दिन 1000 की जगह 2000 का नोट आ गया। वैल्यू दुगनी, साइज छोटा, और 500 की जगह 500 का आया। अब पूरे देश की समझ में नहीं आया बात कि भाई बड़े नोट से तो ये कह रहा था कि कालाधन बढ़ता, आतंकवाद बढ़ता, और इन्हें बंद करने को कह रहा है, यार 2000 का आ गया, ये कैसा हुआ? और पूरे देश में ताली बजाई, थाली बजाई, दीपक जलाए, वो सब काम हमने किया, लेकिन समझ में, लेकिन एक तो वो
दूसरा जो लीगल टेंडर बताया, अब यहां से छानबीन वो शुरू होती है कि भाई लीगल टेंडर है, फिर रुपया क्या है और ये वचन क्या है। वो जब खोजा तो भारत में दो करेंसी चल रही है, देश एक है, करेंसी दो है। अब देखो ये करेंसी है, इस पे लिखा हुआ है सबसे ऊपर भारत सरकार, और इस पर सिग्नेचर किसके हैं? वित्त, भारत सरकार का जो वित्त सचिव है उसके वो इसकी गारंटी ले रहा है। एक ये है, इस पे लिखा हुआ भारतीय रिजर्व बैंक। 2 रुपए से लेकर के 2000 तक का जो नोट है वो आरबीआई का है, और ये जो ये है ये भारत सरकार का है। एक देश है, दो करेंसी है। अब इस पर वचन दे रखा है उसने, मैं धारक को अदा करने का वचन दे रहा हूं। ये वचन पत्र है, ना कि अभी आप जो है, आप यहां जितने लोग बैठे हैं, कोई चीज इन लोगों के आओ भगत में सेवा के लिए दुकान से भेजो, इस टाइम आपके पास जेब में ये करेंसी वो नहीं है, तो आप एक पर्ची उठाओगे और उस पर लिख दोगे कि भाई पत्रवाहक को ये चीज वो दे देना। जैसे ही आप लिख दोगे उस पर, तो उसकी पर्ची की हैसियत क्या हो गई? जो सामान आपने लिख दिया वो हैसियत हो गई उसकी, वो हैसियत, वो नोट हो गया, आपने नोट कर दिया। अब वो हैसियत हो गई, लेकिन वो सामान तो नहीं हो गया वो। तो अब इसकी 2 रुपए की हैसियत है गवर्नर के वचन के अनुसार, लेकिन ये 2 रुपए नहीं है। इसके बदले में जब 2 रुपए मैं लूंगा तब उनका मैं उपयोग करूंगा मैं, ये नहीं, ये पर्ची है। अब इसको हमको भरमा दिया गया कि ये रुपया है। अब सवाल आया तो फिर रुपया क्या है? अब इसकी खोजबीन शुरू हुई, रुपया क्या है? तो भारत की मुद्रा है रुपया। तो जब खोजा तो भारत का रुपया है 1 तोला चांदी, ये भारत का रुपया है। अरे आज का नहीं है, 1540 में भारत की मुद्रा का नाम रुपया रखा, और वो रुपया था 1 तोला चांदी का। वही रुपया है, आज भी वही रुपया है। और ये उसका क्या है? ये उसका लीगल टेंडर है, ये रुपया नहीं है। इसके बदले में हम वो जो रुपया है वो लेंगे। अब शेरशाह सूरी ने जब रुपया चलाया या उसका नाम रुपया दिया, मुद्रा पहले भी थी, वो भी सोने और चांदी में ही थी, लेकिन उसने इसको एक स्वरूप दे दिया, रुपया नाम रखा कि भारत की मुद्रा का नाम और रुपया रहेगा। अब उसने 2 सिक्के बनाए, एक बनाया चांदी का, उसका नाम रखा रुपया। दूसरा सिक्का बनाया सोने का, उसका नाम रखा मोहर। मोहर भी 1 तोले की थी, लेकिन वो सोने की थी। रुपया भी 1 तोले का था, वो चांदी का था। ये 2 सिक्के उसने चलाए। अनुपात क्या रखा उसने? रुपया तो था चांदी का ही, लेकिन उसने कहा कि भाई ये जो मोहर है इसका अनुपात रहेगा 1:10। 10 रुपए दो, 1 मोहर वो ले लो, 1 मोहर दो और 10 रुपए वो ले लो। मतलब 10 तोला चांदी लो, 1 मोहर दे दो, और 1 मोहर 1 तोला सोना दो, और 1, ये उसने अनुपात को बना दिया। अब 1860 में भारत में कानून का राज आया अंग्रेजों के माध्यम से। उससे पहले देश चलता था सैद्धांतिक रूप से, रूल ऑफ नेचर से, प्रकृति के कानून से, सिद्धांतिक रूप से चलता था। लेकिन अंग्रेजों ने 1857 में जब क्रांति हो गई तो उसके बाद उन्होंने कहा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं, सीधा ब्रिटेन का शासन रहेगा और कानून का राज स्थापित होगा। और चूंकि इतनी बड़ी क्रांति हो गई देश में 1857 की, दोबारा ऐसी क्रांति ना हो, कानून ऐसे बनाओ कि भारत के लोगों को आर्थिक रूप से तोड़ना। तो टैक्सेशन सिस्टम 1860 का है। टैक्स वसूलेगा कौन? उसके लिए कलेक्टर बनाया, कलेक्ट करने के लिए टैक्स को। अकेला कैसे करेगा? इंडियन पुलिस एक्ट बनाया, वो कलेक्टर को दे दे।
पुलिस को अथाह अधिकार दे दिए, मारने के, पीटने के, गोली चलाने के, वो अधिकार पुलिस को दे दिए। कलेक्टर आदेश करेगा, वो गोली चलाएगी। भारत को लूटने के लिए 34,735 कानून बनाए, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाए थे, उसकी बात बता रहे हैं। तो ये जो है वो पुलिस उनको दे दी। सीपीसी बनाई, सीआरपी, सब 1860 के बनाए हुए वो कानून है। अब उस कानून के माध्यम से भारत की लूट शुरू हुई है, वरना भारत दुनिया का सिरमौर था। और जब ये 1860 में लागू, उस टाइम भारत दुनिया की जीडीपी का 33% हिस्सेदारी भारत की थी 1860 में। आप खोज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। 33% हिस्सेदारी जीडीपी में वो भारत की थी पूरी दुनिया में। और जो पूरी दुनिया मिलकर के निर्यात करती थी, उसमें 45% निर्यात अकेला भारत करता था। ये स्थिति थी भारत की। लेकिन 1860 के बाद जब कानून का राज स्थापित हुआ और जो भारत की लूट शुरू हुई है, लूटते 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 आ गया 1880। लेकिन ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, बहुत लूट के बाद भी फिर भी लोग इतने यहाँ के वो नहीं हुए। तो उन्होंने क्या किया कि भाई अब सीधे नहीं, अब इसका लूट का उन्होंने एक नया रास्ता निकाला। जिस तरह तोलने का मानक किलोग्राम है, तो किलोग्राम में एक वो है, वो 1000 ग्राम का होना चाहिए, बाट चाहे वो धातु कुछ भी है, 1000 ग्राम होना चाहिए। अब उसमें क्या है, अगर 1000 ग्राम, किलोग्राम के बट्टे पे लिखी रहती है 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम। अब 100 ग्राम का जो बट्टा है, अगर उस पर एक जीरो लगा दी जाए, 1000 लिख दो उस पर, और उससे तोला जाए तो वो 100 ग्राम ही तोलेगा। और 1 किलोग्राम में धन लोगों से, तो 900 ग्राम की हर तोल पे वो लूट हो गई। तो जिस तरह तोल का मापक किलोग्राम है, लंबाई चौड़ाई नापने का मापक मीटर है, समय का मापक घंटा है, और लिक्विड नापने का मापक जो लीटर है, उसी तरह किसी भी वस्तु के मूल्य को नापने का जो बाट है वो रुपया है, वो मुद्रा है। भाई हम धन देंगे, अनाज देंगे, गन्ना देंगे, चना देंगे, मटरा देंगे, पेड़ देंगे, पशु देंगे, तो उसके बदले में धन लेंगे। तो धन का मतलब मुद्रा, तो मुद्रा धन होगी, धन के बदले में धन ही तो लेंगे, सोना है, चांदी, ये हम लेते थे। तो वो मापक है मूल्य का, किसी भी वस्तु का मूल्य जो निर्धारित करेंगे वो धन से होगा, वो मुद्रा से होगा, उसके लिए बनाई हो। तो 1882 में जब उनकी ये तसल्ली ना हुई, तो उन्होंने मानक को ही तोड़ दिया। क्या तोड़ा? जो मोहर 10 रुपए की थी, उसको 15, एक कानून लेकर गए, उस कानून का नाम है पेपर करेंसी एक्ट 1882। उसमें उन्होंने क्या करा, जो मोहर 10 रुपए की आती थी, उसको कर दिया कि आज के बाद मोहर जो है वो 15 रुपए की होगी। अब मेरे पास घर 300 रुपए रखे हैं चांदी के, और मैं रात को घर कह रहा हूं कि सुबह मैं टकसाल पर जाऊंगा, मुझे उन 300 रुपए हैं उन्हें दे देना, मोहर लेकर के आऊंगा। तो अगर मोहर 10 रुपए की है तो मुझे कितनी मोहर मिलेंगी? 300 में 30 मोहर मिलेंगी। लेकिन उन्होंने कर दी 15 रुपए की मोहर। अब जब मैं सुबह गया तो मोहर मुझे कितनी मिली जब 15 रुपए की होगी? तो 20 मिली। 33% डाका डाल दिया उन्होंने पूरे भारत के सोने का, एक ही कानून में। और केवल सोने का ही डकैती नहीं डाली उन्होंने, भारत की जो वस्तुओं की कीमत थी, मूल्य था, उनकी 33% वैल्यू घट गई। ये पहला डाका अंग्रेजों ने सीधा मानक को तोड़ करके ये किया। और उसमें ये लिखा है, जब हाय बेला मचा भारत में कि भाई ये तो मानक तोड़ दिया, मानक तो सैद्धांतिक होता है, मानक को तोड़ा नहीं जा सकता। तो उन्होंने फिर ये कहा कि आज के बाद इस मानक को छेड़ा नहीं जाएगा, और एक कानून बना दिया। आईपीसी की धारा 489 में प्रावधान है कि अगर मुद्रा के मानक को तोड़ा, उससे छेड़खानी की, उसका क्षरण किया, नकली किसी भी तरह का ढाला, और उसमें कानून दे दे, तो उसमें आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान कर दिया। और वो कानून 1882 का आज भी भारत में लागू है। उसके बाद कानून आया
कोयनेज एक्ट 1906 उसमें भी स्पष्ट लिखा है कि एक मोहर बराबर 15 रुपए, स्पष्ट लिखा है। अब जब मोहर 15 रुपए की है आज तक, तो रुपए की वैल्यू क्या होगी? उस मोहर का 15वां हिस्सा। जब और 1 तोला होता है 11.664 ग्राम शुद्ध सोना, और उसमें 15 की जब भाग दे तो आंसर है 777 मिलीग्राम गोल्ड। ये 1 रुपया का मानक है। तो भारत का जो 1 रुपया है वो 777 मिलीग्राम गोल्ड है, जिसको देने का हर नोट पर गवर्नर ने वादा किया है। इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक का नाम है भारतीय रिजर्व बैंक, चूंकि जो आरबीआई एक्ट 1934 है उसमें स्पष्ट लिखा है कि आरबीआई 1 रुपया अगर छापेगा तो 777 मिलीग्राम गोल्ड रिजर्व में रखेगा, अपने पास रखेगा। क्योंकि मांगे जाने पर वो देना पड़ेगा, वो रखेगा। तो जब ये बात आई निकल करके, रुपया तो 777 मिलीग्राम गोल्ड है या 1 तोला चांदी है, तो फिर जनता सरकार मोर्चे ने आरटीआई लगाई, आरबीआई गया और उससे पूछा कि भाई तुम्हारे पास रिजर्व में सोना कितना है? तो उसने लिख करके दिया कि हमारे पास सोना है रिजर्व में 800 टन। 800 टन सोने को डिवाइड किया 777 मिलीग्राम गोल्ड में। तो कानून के अनुसार आरबीआई को नोट छापने का अधिकार है 5 लाख करोड़, इतना वो बनता है। अगली आरटीआई हमने लगाई जनता सरकार मोर्चे ने कि भाई नोट कितने छाप रखे हैं तुमने, करेंसी कितनी छाप रखी है? तो उसका जवाब आया कि करेंसी छाप रखी है हमने 34 लाख करोड़ तो नोट में है, और 1 लाख करोड़ है सिक्कों में। तो टोटल करेंसी 35 लाख करोड़ की छाप रखी है। छाप कितना सकता है लीगली? 5 लाख करोड़। तो 5 लाख करोड़ की करेंसी का सोना तो रिजर्व बैंक के पास है, वो तो हो गई वैध, लीगल। और 30 लाख करोड़ की करेंसी छाप ली हवा में बिना सोना रखे, और ऐसी हवा चल रही। इसलिए महंगाई नाम की कोई चीज नहीं है। केवल इन्होंने जब बिना सोना रखे करेंसी छाप ली, करेंसी जब जरूरत से ज्यादा आ गई तो उसकी वजह से मूल्यों की, अब जो चीज 1 रुपए का सवा मन अनाज जो मिलता था वो हमारे वैध रुपए में मिलता था, लेकिन अब आ गया ये कागजी मुद्रा जो जरूरत से ज्यादा छप गई, तो उन वस्तुओं की कीमत वो उसकी मतलब महंगाई नहीं बढ़ी, उसकी वैल्यू घट गई रुपए की। टूटकरण हो गया, उसके टुकड़े मतलब वो तोड़ मानक तोड़ दिया उसका रुपए का, तो रुपए की वैल्यू कम होती चली गई, करेंसी ज्यादा छपती चली गई। अब अगला सवाल जो आरटीआई हमने लगाई कि भाई चलो 800 टन सोना है, 5 लाख करोड़ होना चाहिए था, छाप लिया तुमने 35 लाख करोड़, लेकिन लोगों पर कर्ज कितना दे रखा तुमने? अब जो कर्ज का आंकड़ा है उसका जो आरबीआई ने दिया है वो है 250 लाख करोड़ कर्जा। करेंसी 35 लाख करोड़ है, वैध और अवैध दोनों मिला करके, और कर्जा बांट दिया लोगों को 250 लाख करोड़, और रोज बांटने में है कितना ही ले लो। क्यों? क्या उन्हें हमारा मनोबल वो तोड़ना है। गांव में कहावत थी बुजुर्गों की, औरत का खसम मर्द और मर्द का खसम कर्ज। कर्ज लेते ही उसके सामने नामर्द हो जाता आदमी जिसका ले रखा। तो भारत के, जहां इस भारत में इतने स्वाभिमानी लोग होते थे, राम हुए, कृष्ण हुए, ये तो 2 हाथ 2 पैर थे, महाराणा प्रताप हुए, छत्रपति शिवाजी हुए, आध्यात्मिक क्षेत्र में ले लो, एक से एक महान पुरुष, एक से एक योद्धा भारत में हुआ, और वो आंख से आंख मिला के ना ऐसे बात करते थे। और आज हर व्यक्ति कर्ज में लपेट करके उसका वही मनोबल, वही आत्मसम्मान, वो सब तोड़ दिया। कर्ज ले लो, कितना ही ले लो, हवा में, और देता क्या है? डिजिट या नोट, रुपया नहीं देता। इसलिए जनता सरकार मोर्चा कहता है किसी ने पूरे भारत में किसी ने भी बैंक से कितना कर्जा ले रखा और एक इंस्टॉलमेंट जमा कर दी है उसने, तो पूरे
लोन की चुकता कराने की जिम्मेदारी जनता सरकार मोर्चे की, पूरे कर्जे की। क्यों? कि बैंक ने दिया, बैंक ने जो एग्रीमेंट किया है, लोन एग्रीमेंट जिसको कहते हैं, उस लोन एग्रीमेंट में रुपया देने का वादा कर रखा है उसने। लोन में रुपया दिया नहीं, रुपये का मतलब है 777 मिलीग्राम गोल्ड, वो दिया नहीं, दे दिया लीगल टेंडर। और लीगल टेंडर भी हम मानने को तैयार है, लेकिन लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव होता है वो, प्रतिनिधि। कई बार आपने सुना होगा सांसद प्रतिनिधि। सांसद जो है अपनी जगह प्रतिनिधि चुन करके वो डीएम का मीटिंग भेज दे, तो वहां जो सांसद प्रतिनिधि साइन कराएगा वो उसी का माना जाएगा। इसका मतलब प्रतिनिधि का मतलब होता है जो वैल्यू उसकी है वही होगी उसकी। तो लीगल टेंडर जितने रुपए का है, अगर उसकी परचेजिंग पावर भी उतने ही रुपए की है तो वो कोई हमको दिक्कत नहीं है। मतलब बैंक के दिए गए नोट 1 रुपए के लीगल टेंडर में, 1 रुपए का जो लीगल टेंडर बैंक ने दिया है, उसमें आ रही है मार्केट में एक टॉफी, और हमारा जो भारतीय जो मुद्रा है वो है 777 मिलीग्राम गोल्ड, उसमें आ रही है 13,500 टॉफी। तो कितना अंतर हो गया? 13,500 का। बैंक ने हमको लोन दिया, बैंक ने जो हमको लोन दिया वो दिया नोट में, लीगल टेंडर में, और हम चुकता कर रहे हैं रुपये में। क्योंकि हमारे हाथ में जो नोट आया है वो नोट हमने छापा नहीं है, वो तो मेरे गेहूं के बदले में आया है, वो तो मेरे चने के बदले में आया है, वो तो मेरे बाजरे के बदले में आया है, वो तो मेरी मेहनत के बदले में आया है। तो वो रुपये वो उसका लेवल उससे थोड़ी हो जाएगा भाई। वो तो मेरे हाथ में आया मेरे उत्पादन के बदले में, मेरे धन के बदले में, तो और उसमें वचन दे रखा है गवर्नर ने। तो पहले चूंकि मेरे धन के बदले में आया है वो, तो पहले गवर्नर के वचन के अनुसार मुझे मेरा वैध रुपया चाहिए, तब मैं लोन में जुड़ू, या मेरे लोन में अगर जुड़ेगा वो तो बैंक के दिए हुए नोट में, उसमें जो उसने संख्या लिखी है मेरे खाते में वो जुड़ेगा। तो मेरे 1 रुपया जो मेरी मेहनत की कमाई है, मेरे उत्पादन की कमाई है, जब मैं जमा करूंगा तो बैंक के 13,000 रुपए लोन में से कम होंगे 1 रुपए के बदले। इसलिए 13.5 लाख का लोन आज की डेट में वो 100 रुपए में चुकता होता है, और लोन जमा कर रखी है, किस्त जमा कर रखी है हजारों में। तो बैंक पे पहली किस्त जाते से भी हमारा निकलेगा। और ये एक्सपेरिमेंट पूरा करके देख लिया है, केवल आरबीआई से नहीं पूछा, ये जो सरकार है इससे भी आरटीआई लगा के पूछ लिया हमने कि हम एक आरटीआई लगाई दोनों जगह, सरकार को भी लगाई उनको भी लगाई, कि भारतीय मुद्रा रुपया है तो रुपए का वैध लीगल प्रमाणित दस्तावेज हमको उपलब्ध कराया गया। 2 साल में जवाब आया उसका, और उस 2 साल का जवाब ये आया, उन्होंने कहा हमारे पास भारतीय करेंसी रुपए का कोई लीगल वैध प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। ये जवाब लिखित में दिया। दूसरा, हमने पूछा इस पर लिखा हुआ गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, हर नोट पर लिखा हुआ 2 रुपए से लेकर 2000 तक के में, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत। हमने पूछा है केंद्रीय सरकार कौन है, तो उसका जवाब आया है आरबीआई ने भी दे दिया और सरकार ने भी दे दिया। हमको पता नहीं है केंद्रीय सरकार कौन है, क्योंकि 1934 में जब आरबीआई बना था उस टाइम भारत जो चलता था वो केंद्रीय सरकार के अंदर में चलता था। वो केंद्रीय सरकार थी जो अंग्रेजों की सरकार थी, उसको बोलते थे गारंटीड, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, वो चली गई। नोट, इसका आरबीआई भी उसी का है, नोट भी उसी के हैं केंद्रीय सरकार के, और वो नोट आज भी हमारे यहाँ वो चलन में है, आरबीआई का नोट, और वो बिल्कुल पूरी तरह 100% नकली है ये जो करेंसी, जो आरबीआई का नोट चल रहा है। और उसके अब कितने प्रमाण चाहिए उसके नकली होने के? दूसरा, ये जो वचन अब लिखा हुआ है ये वचन नहीं होता था। पूरा जो 1959 में ये वचन बदला गया है। पहले था आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ रुपीज ऑन डिमांड एट एनी ऑफ ऑफिस ऑफ इशू।
मतलब किसी भी ऑफिस से मांगे जाने पर आप इसका भुगतान को ले सकते हैं, ये लिखा हुआ था। जब 1959 में इस वचन को बदल करके नया वचन ये आया, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। अब जो थोड़ी भी जानकारी हो लीगली, वचन को बदलने का, एफिडेविट बदलने का किसी को अधिकार नहीं है, वो कानूनी अपराध है। और गवर्नर का वचन बदल दिया नोट पे से, तो फुल स्टॉप, कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं बदल सकते। किसी भी वकील से, किसी भी उससे जानकारी, जो एक बार एफिडेविट दे दिया उसे आप बदल नहीं सकते, वो बदला ही नहीं जा सकता। खुद भी अपना वचन नहीं बदल सकता, इन्होंने गवर्नर का वचन बदल दिया उसमें नोट पे से। और उसका यह है कि जो अगर दो वचन दे दिए एक ही विषय पर, तो जो पहला वचन है वो माना जाएगा, दूसरा वो फर्जी माना जाएगा, एफआईआर होगी, सजा होगी, वो तो अलग हो गया। तो 1959 के बाद बदले हुए वचन खंड के अनुसार जो नोट है वो अपने आप ही कानूनी रूप से इलीगल हो गए, वो नकली हो गए, खत्म। तो सरकार को नहीं पता, कह दिया हमें नहीं पता सेंट्रल गवर्नमेंट को है, नोट चल रहे हैं। इसका एक ही कारण है, पूरे देश को मनोबल तोड़ने के लिए, इनका स्वाभिमान तोड़ने के लिए इन्हें कर्ज में लपेट दो। और ये सारी प्रॉपर्टी, जो असल प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, गौधन हो, गजधन हो, वासधन हो और रत्नों की जो खान है, उसे सबको इसको वो ले लो। तो इतना बड़ा षड्यंत्र जो है वो चल रहा है। इसलिए जनता सरकार मोर्चा हजारों हजार आवेदन उधारकर्ता की तरफ से भेज लिए, बैंक जवाब नहीं देता। और जब बैंक पर आरोप लगा रहे हैं लिखित में, कानून ये है अगर लिखित आरोप का 28 दिन के अंदर कोई जवाब नहीं देता, इसका मतलब उसने आरोप स्वीकार कर लिया। ये भारत का कानून है। तो जब उन्होंने जवाब ही नहीं दिया हमको, और हमने जो कह रहे हैं उससे, तो हमारी बात सही होगी, इसलिए लोन चुकता होगा। ये कानूनी लड़ाई। लेकिन ये जो रुपए का मैटर है, ये इतना बड़ा मैटर है, इसी के रुपए के मुद्दा उठाया गद्दाफी ने, उसको मार दिया। ये उठाया सद्दाम हुसैन ने, उसको मार दिया। ये मुद्दा उठाया सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने तो कहा कि अगर भारत को बचाना है, इसलिए उन्होंने अपना बैंक बनाया था, आजाद हिंद बैंक, आजाद हिंद सरकार और आजाद हिंद करेंसी बनाई थी। और उन्होंने जो, सुभाष चंद्र बोस ने जो करेंसी बनाई थी वो यही बनाई थी, एक चांदी का रुपया और 10 रुपए की एक मोहर सोने की, वही सेम वही बनाई थी। अपना भारतीय रिजर्व वो बनाया था, इसलिए उनको युद्धबंदी घोषित करके और उनको निपटा देगा। आज तक ये पता नहीं है सुभाष चंद्र बोस कहाँ गए, क्योंकि ये इतना बड़ा मुद्दा है। पूरी दुनिया को इस मुद्रा के माध्यम से, करेंसी के माध्यम से गुलाम बनाने का, पूरा सबको कर्ज में लपेट दो, ये एक षड्यंत्र है। लेकिन इस बार ये लड़ाई जो मुद्रा की है, रुपए की है, वो लड़ाई बन गई जनता की। वो जनता सरकार मोर्चे ने इस लड़ाई को जनता की बना दिया। अब किस किस को मारेंगे? अब लीगली मामला वो फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट गए 2016 में, 3 जज बैठे, उनके उस जजों के सामने सिक्के रख दिए। एक तो आज का जो चल रहा है गिलट का, एक 1947 के बाद, आधा उसमें चांदी है, मतलब तोड़ते तोड़ते जो लाए, आधा चांदी और आधा उसमें वो गिलट है। और उससे पहला जो प्योर चांदी का था, अरे कागज का, ये जजों के सामने रख दिए और वो लगा करके पूरी PIL लगा करके। जजों ने कहा कि भाई हाँ बताइए न्यू जी, ये चार 3 तो सिक्के हैं, एक नोट है, इनमें ये बताओ कि इनमें असली कौन सा, नकली कौन सा। और जजों ने उठा उठा के वो देखे, चारों पे लिखा 1 रुपी इंडिया, 1 रुपी इंडिया, 1 रुपी इंडिया। उन्होंने कहा चारों असली हैं। न्यू जी अगर ये चारों असली हैं तो भारत की करेंसी है रुपया, तो इनकी परचेजिंग पावर बराबर होनी चाहिए। हाँ न्यू जी, इसको बैंक में लेके जाते हैं चारों नोटों को, चारों सिक्कों को, तो बैंक लेता है ना 4 रुपए में, इसको भी 1 रुपए में लेता है, इसको भी 1 रुपए में लेता है, इसको भी 1 रुपए में लेता है। लेकिन जब हम मार्केट में जाते हैं तो इसकी आती है टॉफी, इसके आते हैं 25 किलो गेहूं और इसके आते हैं 50 किलो गेहूं। ये इनमें तो तीनों जजों के पास उन्होंने PI उसका पूरा अध्ययन किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बात बिल्कुल एकदम
सही है, लेकिन ये हमारे कंट्रोल से बाहर की बात है। अब ये का एक ही तरीका है, जनता है, अस्वीकार कर दो इसको, नकार दो, या हम तो दबाव में, जनता आए, पब्लिक आए, तब तो इसको सुन सकते हैं। नहीं, हम इसे सुन ही नहीं सकते, इस मुद्दे को, मुद्रा के को। तुम्हारे हाथ में है, छोड़ दो इसको, नकार दो। तो इसको भी ग्राम सभा ही वो नकार सकती है, अपनी व्यवस्था ग्राम सभा अपने आप कर ले। पहले चलता था यही, मेरे घर में गेहूं का आटा है, मुझे मक्का की रोटी खानी है, बाजरे की रोटी खानी है, पड़ोसी में गया, ये बाजरे का आटा है, मक्का का दिया, बाजरे का ले लिया, बाजरे का दिया, गेहूं का ले लिया। ये आदान प्रदान हमने बचपन में खूब नाज ले जा करके, आइसक्रीम ली, बुजुर्ग नाज ले तंबाकू लिए, हुक्का के लिए, मतलब वस्तु विनिमय वो चलता था। वस्तु विनिमय शुरू कर लो अपने बैंक से, जो है अपनी करेंसी को निकाल करके, और वस्तु विनिमय गांव अगर पूरा मिल करके वो चाहे तो वस्तु विनिमय हो जाएगा, लूट ही बंद हो जाएगी सारी। ये सब घुटने के बल आ जाएगी सरकारें। जिस तरह इन्होंने हमारे जो संसाधन है वो अस्तित्वहीन कर दिए, अस्तित्व होने खत्म कर दिए, तो हम इनको अस्तित्वहीन वो कर सकते हैं, इनका अस्तित्व खत्म। और पैरेलल अपनी व्यवस्था हम वो बना सकते हैं, हर क्षेत्र की बना सकते हैं। ऐसे ही हम, हमारी थी व्यवस्था, जो हमारी व्यवस्था थी वो व्यवस्था अगर हम बना लें, तो उसके लिए सामूहिक प्रयास वो करना। समस्या गंभीर है, समझ उसका समाधान है, और समाधान का हिस्सा जो व्यक्ति नहीं बनता गांव का, वही समस्या है। तो इसलिए एक भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जा सकता। अब ये स्थिति है, हम तो गांव के इनके सरपंच साहब के यहाँ बैठे हैं। अब देखो, अब राशन की दुकान पर चले जाओ, यहाँ अंगूठा लगाओ, आधार दो, फैमिली आईडी दो, उस पर चले जाओ सहकारी समिति में। अगर खाद का एक कट्टा भी लेना है तो आधार दो, मतलब कहीं चले जाओ आप, वहीं आपको लाइन मिलेगी और वो सारी आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। लेकिन शराब के ठेके पर चले जाओ, 5 साल की लड़की भेज दो, 5 साल का लड़का भेज दो, बड़ा चला जाओ, बुजुर्ग चला जाओ, कोई चला जाओ, रात में चले जाओ, दिन में चले जाओ, वहां कोई आधार नहीं मांगा जाएगा, कोई नियम नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। शराब मिलेगी आपको, लेकिन आपकी जरूरी चीजें जो है वो मतलब वो नहीं मिलेंगी। जो जीवन उपयोगी चीजें हैं वो आपको नहीं मिलेंगी, उसके लिए पूरी। तो इससे ये अंदाजा है कि सरकारें जो है 1947 से या पहले या आज तक कोई भी सरकार, कोई पार्टी वो हमारी नहीं है, कोई नेता हमारा नहीं है, और जो हमारा नहीं है हम भी उसके नहीं है। हम ही क्यों हों उसके? लेकिन ये सब होगा सामूहिक प्रयास से। उसके लिए हम अगर इस गांव से 2-4 जुलाना जो होने वाली ट्रेनिंग है उसमें चले जाएं, तो हमारा भी आना यहाँ उत्तर प्रदेश से वो सार्थक हो जाएगा। वहाँ से 3 दिन की ट्रेनिंग लेकर के, और एक चर्चा जो है, आज की जो व्यवस्था इन्होंने कर दी है, राजनेताओं ने, कंपनियों ने, इन्होंने क्या कर दिया, पहले खर्चा, फिर पर्चा, फिर चर्चा। लेकिन जनता सरकार मोर्चे के पास ना खर्चा है, ना पर्चा है, चर्चा है। और हम अगर चर्चा शुरू कर दें, जो चर्चा यहाँ हुई है, अगर 24 घंटे में से 1 घंटे भी अपने समाज में केवल चर्चा शुरू कर दें, तो पर्चा भी आने लगेंगे और खर्चा भी आने लगेगा। हमको उल्टा करना है, बस इतना हम ये निवेदन आग्रह लेकर के आपके पास ये आए हैं। आपने सुना, बहुत धैर्यपूर्वक सर्वदा आपने इतना महत्वपूर्ण समय दिया, उसके लिए धन्यवाद, आभार।